नमस्कार दोस्तों। सक्सेस मंत्रा कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा के विकास को जानने से पहले भाषा विज्ञान को समझने का प्रयास किया था तथा भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की थी ताकि हम हिंदी भाषा के विकास को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है या नहीं। सो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो बना सकूं। ये वीडियोस यूजीसी नेट हिंदी एग्ज़ाम, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, व्याख्याता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिंदी कहाँ से शुरू हुई, इसका आधार कौन सी भाषा थी, कब शुरू हुई, इसकी रचनाएं क्या थी आदि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समय के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं तथा तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ई पूर्व माना जाता है। विकास क्रम के आधार पर इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला वैदिक संस्कृत तथा दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद। संहिता को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता तथा अर्थव संहिता। ऋग संहिता में यज्ञों के विकास के बारे में जानकारी है। यजु संहिता में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र आदि की जानकारी है। साम संहिता में सोमगे पदों का विवरण है। अर्थव संहिता में उस समय जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र, टोने टोटके आदि का वर्णन किया गया है। वैदिक संस्कृत का दूसरा भाग है ब्राह्मण। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्यवस्था, कथाओं की योजना। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मणगण जो ऐतरेय ब्राह्मण है, वो इस ब्राह्मण विभाग में सबसे प्राचीन माना जाता है। तीसरा है उपनिषद। ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही परिशिष्ट भाग हैं। इनमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा थी। वैदिक संस्कृत के अन्य नाम प्राचीन संस्कृत, वैदिकी छंदस, छंदस आदि हैं। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों तथा प्राचीन उपनिषदों में हुआ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ उदीच्य भाषा यानी पंजाबी भाषा में लिखा गया है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया है तथा अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित भाषा कहा है। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। वैदिक भाषा की भी 3 बोलियां थी। पहला है पश्चिमोत्तरी, जो अफगानिस्तान से पंजाब तक फैली हुई थी। दूसरा है मध्य देशीय, जो पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। तीसरी है पूर्वी, जो मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में फैली हुई थी। अब हम वैदिक भाषाओं की रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो वैदिक भाषा की रचनाएं हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसमें देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यह 2 रूपों में है, कृष्ण एवं शुक्ल में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ में संकलित किए गए हैं। शुक्ल पक्ष में यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। सामवेद, इसमें यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में लिखा गया है। अर्थवेद, इसमें जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदियों का संकलन है। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर तथा कैशिकति, ये 12 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता है। संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा एक संगीतात्मक भाषा है।
ऋग्वेद छंदोत्पत्त है, अतः इसे छंदस कहा जाता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट एवं योगात्मक थी। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थी। दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का स्वरूप अधिकांशतः बाहर से बनकर आया था, परंतु लौकिक संस्कृत का स्वरूप भारत में बना, जहां न केवल परिवेश एवं जलवायु भिन्न थे, अपितु आर्यों का अनेक संस्कृतियों के साथ यहां आकर संपर्क भी हुआ था। लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिणी बोली कहलाती है। लौकिक संस्कृत में रचनाएं हैं रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वेदव्यास की महाभारत, कालिदास की रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, भास की प्रतिमा अभिषेक, शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, भवभूति की उत्तर रामचरित्र, बाण का हर्ष चरित्र, अमरुक का अमरुक शतक, गोवर्धन की आर्य सप्तशती तथा जयदेव की गीत गोविंद आदि। तो लौकिक संस्कृत के छंदों को श्लोक कहा जाता था। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत ही कहते हैं। इसका सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण को माना जाता है। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही रह गई थी, अर्थात 4 ध्वनियां वैदिक संस्कृत से कम हो चुकी थी। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है, क्योंकि इसी में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि है। तो सबसे ज्यादा रचनाएं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में लौकिक संस्कृत में पाई जाती हैं। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली, दूसरा है मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत, और तीसरा है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। पहला है प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली, तो इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, पाली और दूसरा है शिलालेखीय प्राकृत। पाली के अंतर्गत त्रिपिटक बौद्ध की रचनाएं आती हैं, सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के शिक्षा उपदेश हैं, इसमें विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन और नियमों का वर्णन किया गया है, तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन से संबंधित चर्चा की गई है। दूसरा भाग है शिलालेखीय प्राकृत। शिलालेखीय प्राकृत में आता है अनुपिटक, जो सिद्धांतेतर साहित्य है। इसमें बुद्धघोष, टीकाकार का अट्ठकथा तथा उत्तरकालीन काव्य ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश आते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेश धम्मपद, थेर गाथा तथा जातक के रूप में पहचानी जाती हैं। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंक्ति, पल्ली, प्राकृत, पाल आदि से मानी जाती हैं। भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पाठ, पाली, पाली और पाली से पाली भाषा का विकास हुआ। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार पर्याय, परियाय, पलियाय, पालियाय और पाली, इससे पाली भाषा का विकास हुआ। विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पंक्ति, पंक्ति, पत्री, पट्टी, पल्ली तथा पाली से पाली भाषा के विकास हुआ। अब पाली के अंदर रचनाएं हैं कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण, अभिधम्म दीपिका, अशोक के शिलालेख आदि। पाली को मागधी भाषा व देश भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य इसमें लिखा गया है। महायान संप्रदाय का त्रिपिटक भी संस्कृत में ही था। मैक्स मुलर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पाली मूलतः मगध की भाषा थी। पाली को शौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना गया है। डॉक्टर तिवारी के अनुसार पाली में 47 ध्वनियां मानी गई हैं। दूसरा है शिलालेखीय प्राकृत। इसे अशोकन प्राकृत या लाट प्राकृत भी कहते हैं। अशोक के अभिलेख और अशोकेतर अभिलेख इसी में है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है। तत्सम और देशज शब्द इसमें कम पाए जाते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का भाग है मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसका अर्थ है जन साधारण की भाषा। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। अब प्राकृत के भेदों की चर्चा करें तो वर रुचि के अनुसार 4 है: महाराष्ट्री,
पैशाची, मागधी और शौरसेनी। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार 2 हैं, आर्षी और चुलिका। भरत मुनि के अनुसार 7 हैं, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलिक, प्राच्या तथा अवंतिजा। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विचार किया है। यह जैन साहित्य की भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसके 5 भेद किए हैं: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी तथा मागधी। पहला है शौरसेनी। आप शौरसेनी प्राकृत में है। यह निम्न कोटि तथा मध्यम कोटि के पात्रों तथा स्त्रियों की भाषा थी। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। इसमें सरसता, सरलता व श्रवण सुखदता आदि थी, अतः ये लोकप्रिय हो गई। इसके अंदर की रचनाएं हैं, शौरसेनी की रचनाएं हैं कपूर मंजरी राजशेखर द्वारा, भास, कालिदास व अश्वघोष के नाटक आदि में शौरसेनी का प्रयोग मिलता है। दूसरा है पैशाची। इसका अन्य नाम पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, मृत भाषा, भूतबन, भूतभाषी, चुलिका पैशाची, भूत भाषा आदि है। पैशाची को राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र साहित्य में प्रयोग करते थे। उत्तर पश्चिम के कश्मीर के समीप की भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान है। इस पैशाची का विकसित रूप लहंदा भाषा है। हॉर्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप माना है। इसके अंदर की रचनाएं हैं वहत कथा गुणाढ़ की और काव्यानुशासन हेमचंद्र का पैशाची भाषा में रचित हैं। तीसरा है महाराष्ट्री। उत्तर भारत में प्रचलित साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखे हैं। मराठी भाषा का विकास इसी से हुआ है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ माना है। महाराष्ट्री भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम बिंदुः, यह उनका कथन है। अवंती और बाहलिक प्राकृत महाराष्ट्री में ही अंतर्भूत हैं। महाराष्ट्री की रचनाएं हैं गाथा सतसही राजा हॉल की, रावण वहो राजा परवरसेन की, वज्जलक जयवल्लभ की तथा हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र। चौथा है अर्धमागधी। यह मागधी और शौरसेनी के मध्यवर्ती क्षेत्र प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। मागधी की प्रवृत्तियों को पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण ही इसका नाम अर्धमागधी है। जैन विद्वान इसे आर्षी कहते हैं और आदि भाषा मानते हैं। जैन साहित्य के गद्य और पद में इसका प्रयोग हुआ है। इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजात्य वर्ग में अधिक था। इसको ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इस प्राकृत में लगभग 45 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। मुद्रा राक्षस अश्वघोष का, प्रबोध चंद्रोदय, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का आदि। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में दिए हैं। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। अधिकतर जैन साहित्य इसी में उपलब्ध है। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य है, लेकिन उनकी भाषा में काफी अंतर है। पांचवा है मागधी। मगध के आसपास की भाषा को मागधी कहते हैं। वररुचि तथा मार्कंडेय ने इसका उद्गम शौरसेनी से बताया है। लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता है। मागधी का प्रयोग संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों द्वारा हुआ है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग हुआ है। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार यह अंतपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कंडेय के अनुसार भिक्षु, शपणक, राक्षस, चेट आदि मागधी बोलते थे। इसकी जातीय रूप है वाहलिकी, ढक्की, शाबरी, चांडाली, शाकारी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया आदि। इससे असमी भाषा विकसित हुई है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। हमारा तीसरा भाग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास का अंतिम सोपान है।
अपभ्रंश मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश की अंतिम सीमा अवहट भाषा है। जैसे संस्कृत को साहित्यिक रूप में व्याकरणबद्ध कर देने पर जन भाषा ने प्राकृत का रूप धारण किया, वैसे ही प्राकृत को साहित्यिक रूप में नियमबद्ध कर देने पर जन भाषा ने अपभ्रंश का रूप धारण किया। अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न कालों में अपभ्रंश, विभाषा, लोक भाषा, शिष्ट भाषा एवं साहित्यिक भाषा के अर्थों में किया गया है। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईसा पूर्व मानते हैं, 700 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। प्राकृत पैगलम में भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शती में किया गया है। 6ठी शती में आचार्य भामह ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्य उपयोगी बताया है। 6ठी शती में वल्लभ नरेश धारसेन द्वितीय के एक ताम्र लेख में 3 भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का उल्लेख हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। अब हम अपभ्रंश के भेदों की चर्चा करते हैं। तो अपभ्रंश के भेद रुद्रट के काव्यालंकार के टीकाकार नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। पहला उपनागर, दूसरा आभीर, तीसरा ग्राम्य। मार्कंडेय ने अपनी रचना प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। नागर यानी गुजरात की बोली, उपनागर यानी राजस्थान की बोली तथा तीसरा ब्राचड़ यानी सिंध की बोली। पुरुषोत्तम ने अपनी रचना प्राकृतानुशासन में अपभ्रंश के 14 भेद बताए हैं। पहला नागर, दूसरा उपनागर, तीसरा ब्राचड़, चौथा पांचाल, पांचवा वैदर्भी, छठा लाटी, सातवां ओडी, आठवां केकय, नौवां टक, 10वां गौड़ी, 11वां वर्बर, 12वां कुंतल, 13वां पांड्य तथा 14 सिंहला। डॉक्टर याकोबी के अनुसार अपभ्रंश के 4 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी। उन्होंने अपनी रचना सनत कुमार चरियू में इसकी चर्चा की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी रचना हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग में अपभ्रंश के 2 भेद बताए हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी। डॉक्टर तगारे ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद हैं। पहला शौरसेनी, दूसरा महाराष्ट्री, तीसरा अर्धमागधी, चौथा मागधी, 5वां ब्राचड़, छठा पैशाची। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देह भाषा ही कहलाती रही, लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध भाषा को अपभ्रंश की संज्ञा दी। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा। आचार्य दंडी ने इसे आभीर आदि की भाषा कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही परवर्ती रूप कहा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषा विकास की ही इसे एक कड़ी माना। अपभ्रंश की रचनाएं: पौंचर्य स्वयंभू की, पुष्पदंत की महापुराण, जसहर चरियू, विद्यापति की कीर्तिलता, अब्दुल रहमान की संदेश राशक, मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा, परमात्मा प्रकाश योगसार योगिंदु की, देवसेन का सावय धम्म दोहा, जिंदत सूरी की चरचरी उपदेश रसायन रास, धनपाल की भविष्यत कहा, हेमचंद्र के चर्यापद दोहे शब्दानुशासन आदि। हिंदी काव्य धारा जिसके रचयिता पंडित राहुल संस्कृतायन हैं, इन्होंने अपभ्रंश काव्यों का संग्रह करके एक पुस्तक तैयार की है जिसमें सारे ही अपभ्रंश रचनाओं का, कवियों का वर्णन किया गया है। अब हम अपभ्रंश की विशेषताओं के बारे में बात करें। हम अपभ्रंश की विशेषताओं से पहले प्राकृत भाषा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्राकृत भाषा भी संस्कृत के तुल्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसमें शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या कम हो गई थी। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हो गई थी। इसमें चतुर्थी विभक्ति का अभाव हो गया था।
संस्कृत की तरह लड, लिट और लुड लकारों का अभाव हो गया था। द्विवचन का द्विवचन तथा आत्मनेपद का अभाव हो गया था। कुछ प्राचीन ध्वनियों का अभाव हो गया था। स्वरों में री, री, ल, ए, औ और व्यंजनों में य, श, श विसर्ग। मागधी में य, श है लेकिन स नहीं है। संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात्मक स्वर हो गए थे। तद्भव शब्दों की संख्या अधिक और तत्सम शब्दों की संख्या कम हो गई थी। तो ये थी प्राकृत भाषा की विशेषताएं। हम अपभ्रंश की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अपभ्रंश भाषा श्लिष्ट तथा योगात्मक से वियोगात्मक होने लगी। प्राकृत के सभी स्वर व व्यंजन ध्वनियां अपभ्रंश में हैं। वैदिक संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात स्वर हो गया। श और श का प्राय लोप हो गया। नपुंसकलिंग शब्द समाप्त हो गए। द्विवचन समाप्त हो गए। धातु रूपों में आत्मनेपद का अभाव हो गया। आत्मनेपद का अर्थ होता है ऐसा कार्य जो हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे राम खाना खा रहा है तो इसमें अपना कुछ काम हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं, ऐसे वाक्यों को आत्मनेपद कहते हैं। वाक्यों में पदक्रम निश्चित हो गया। इसमें विभक्ति लोप जन्य अस्पष्टता कुछ कम हो गई। द्रविड़ एवं विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्द आ गए। इस तरह अपभ्रंश की बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। वीडियो लंबा होने के कारण आधुनिक आर्य भाषाओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।